नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने एक सीरीज शुरू की थी कुछ जटिल प्रश्न, जटिल सवालों को लेकर के। उसमें से एक क्लास ऑलरेडी मैं पहले ले चुका हूँ। 10 प्रश्नों को लेकर हम बात कर चुके हैं। आज हम अगले 10 प्रश्नों को लेकर के इस क्लास में बात करेंगे। सुनिश्चित रूप से पिछले 10 प्रश्नों को पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी आप लोगों को काफ़ी हद तक निश्चित रूप से महसूस हुआ होगा कि जटिलता कहाँ होती है और कहाँ हम गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐसे ही इस क्लास के 10 सवाल फिर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को और भी ऐसे प्रश्नों के बारे में, और जैसे जैसे आगे की ओर हम बढ़ेंगे और जटिलता वाले प्रश्नों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो अभी आगे और जटिल प्रश्न आएंगे, लेकिन पहले हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए जो सामान्य जटिल प्रश्न है, जो कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न, उनको लेकर हम बात कर रहे थे। तो ऐसे 10 प्रश्नों में आज का हमारा पहला जो प्रश्न है इस क्लास का, वो है निम्न में से सबसे उचित क्रम है। निम्न में से सबसे उचित क्रम है। यहाँ है विकास, परिपक्वता, सीखना और परिवर्तन। सीखना, परिवर्तन, परिपक्वता, विकास। परिवर्तन, सीखना, विकास, परिपक्वता, विकास, सीखना, परिपक्वता, परिवर्तन। यानी कि ये अपने आप में आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्रम आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि इस तरह से आपको समझना इनको कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, उस क्रम में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर यदि हम बात करें, जैसे विकास, परिपक्वता और सीखना, परिवर्तन होता है, तो ये सही नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि सामान्य रूप से परिवर्तन सबसे पहले होता है, उसके बाद बाकी प्रोसेस होता, बाकी चीज़ें होती है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न कहाँ पर क्रिएट होता है? कन्फ्यूज़न वहाँ पर होता है जब इसी तरह से शब्दों को बार बार दे देते हैं तो आदमी बार बार पढ़ते पढ़ते भ्रमित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा विकल्प पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो हमें विकल्प पर ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें अपने माइंड के अंदर उस प्रोसेस पर ध्यान देना है जो जनरली होती है। और दोस्तों, प्रोसेस की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से आपने इस बात को पढ़ा होगा कि सबसे पहली जो चीज़ होती है सीखने में, वो होती है परिवर्तन। यानी बालक सबसे पहले परिवर्तनों को प्राप्त करता है, और जब परिवर्तन उसके व्यवहार में होते हैं तो ये परिवर्तन उसके अंदर किसको जन्म देते हैं? सीखने को जन्म देते हैं। कोई भी बात सीखने के पहले परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन से सीखना पैदा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 और 2 विकल्प को तो वैसे भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही बातें जो है, परिवर्तन के बाद सीखना नहीं आ रहा। इसके बाद में डी विकल्प के अंदर भी पहले विकास आ रहा और बाद में सीखना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी विकल्प में दिया हुआ सबसे पहले परिवर्तन, उसके बाद में सीखना, उसके बाद में विकास और उसके बाद में परिपक्वता। अब ये राइट आंसर है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन हमें जब नहीं होता तो हम कई बार फिर ऐसा सब कुछ मिलने के बाद भी उलझ जाते हैं। तो दरअसल यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको दोस्तों कि परिवर्तन जब भी होता है उसके बाद सीखना होता है। जैसे कि सार्टेन के अनुसार नए नए जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उनसे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन का मतलब है व्यवहार में जो परिवर्तन है वो सीखने को दर्शाता है, अधिगम को दर्शाता है। उसके बाद में हमने ये निश्चित रूप से पढ़ा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ का मानना है कि जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है वैसे वैसे उसका विकास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवर्तन से सीखने की प्रक्रिया और सीखने से विकास की प्रक्रिया का जन्म होता है। अब विकास के बाद में क्या परिपक्वता आती है? तो हमने हरलोक का विचार सुना होगा। हरलोक ने लिखा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विकास तो परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम है जिसके द्वारा बालक में नई नई विशेषता और योग्यताएं प्रकट होती है। लेकिन कौन सी दिशा में? परिपक्वता की दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि विकास हमेशा किस दिशा में होता है? परिपक्वता की दिशा में। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे परिपक्वता आएगी। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि बार बार एक जैसे शब्द दिखते हैं तो आदमी भ्रमित हो जाता है, वो कौन पहले कौन बाद में के चक्कर में। तो ये प्रोसेस अपने को एक बार ध्यान में रहे तो निश्चित रूप से हम सही कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया विकास के लिए सही विकल्प है। अधिगम प्रक्रिया जो है इसके विकास को लेकर के यदि हम बात करते हैं, इसके विकास को लेकर के, अधिगम प्रक्रिया के विकास को लेकर के, तो इनमें से कौन सा विचार सही है? अधिगम का विकास हो रहा है,
यानी कि अधिगम विकास प्रक्रिया का मतलब अधिगम का विकास हो रहा है। एक बालक जो है उसमें जो अधिगम है वो बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है। एक तो क्या ये सही है, तो काफ़ी हद तक अपने को ये भी सही लग रहा है कि ये सही है। अधिगम प्रक्रिया चल रही है, अधिगम प्रक्रिया विकास हो रहा मतलब विकास का मतलब हम आगे बढ़ रहा होता है, गति जिसकी होती है उसको भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि अधिगम प्रक्रिया चल रही है, भी ठीक लग रहा है अपने को। इसके बाद में अधिगम श्रेष्ठ कैसे हो की दिशा में कार्य, अधिगम अच्छा कैसे हो इस दिशा में जब कार्य करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और अधिगम को बढ़ावा देना, तो देखा जाए दोस्तों तो इसके अंदर विकल्प नंबर ए, बी, सी और डी चारों ही लगभग सही से लग रहे हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि अधिगम प्रक्रिया अलग चीज है और अधिगम प्रक्रिया के विकास की बात यहाँ पर करी गई है। इसके लिए सही विकल्प क्या है, तो सही विकल्प चारों हैं, लेकिन अब हमें सबसे सही छांटना पड़ेगा। तो सबसे सही छांटने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ अधिगम श्रेष्ठ कैसे हो की दिशा में कार्य, यानी कि अधिगम प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति इस बात का प्रयास करता है कि सीखना उत्तम कैसे हो, सीखना श्रेष्ठ कैसे हो, इसके लिए वो जो है कार्य करता है, इसके लिए विशेष रूप से कार्य करता है। इसका मतलब यहाँ राइट क्या होगा, सी विकल्प हो जाएगा, अधिगम श्रेष्ठ कैसे हो इस दिशा में कार्य करना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी जो चार विकल्प हैं उसमें ये विकल्प सबसे श्रेष्ठ प्रकार का विकल्प है, जो इस बात को दर्शाता है कि अधिगम को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में जब कार्य करते हैं, वो कार्य करना ही अपने आप में क्या है, अधिगम प्रक्रिया का विकास है। अधिगम हो रहा है यानी सीख रहा है, विकास हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, अधिगम को बढ़ावा देना, ये सब कुछ तो अपनी जगह नॉर्मल चीजें है ही है, लेकिन विशिष्ट बात यदि है तो वो अधिगम श्रेष्ठ कैसे हो इसकी दिशा में कार्य करना। इसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं, सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। कई लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं इसमें, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सृजनशील बालक जो होते हैं ना, इन सृजनशील बालकों की पहली शर्त होती है सृजनशील की कि इनकी बुद्धि लब्धि 110 प्लस होती है, 110 या उससे अधिक होती है, जबकि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। अब इसके अनुसार यदि हम बात करें, इसके अनुसार यदि हम बात करें तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ 110 से ऊपर किसी के भी है, मतलब 110 भी किसी की है तो सृजनशील हो सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली कब होगा, जब उसमें 140 होगी। और यहाँ कह रहा है कि सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली होने के लिए बुद्धि लब्धि का 140 प्लस होना जरूरी है। दूसरा, सभी प्रतिभाशाली सृजनशील हो सकते हैं, सभी प्रतिभाशाली सृजनशील हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा तो हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 110 होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो 140 प्लस जो होता है वो व्यक्ति क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है। इसका मतलब सभी प्रतिभाशाली जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या अधिक होती है वो सृजनशील हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो प्रतिभाशाली होता वह सृजनशील नहीं हो सकता, तो ये गलत बात है। प्रतिभाशाली होता वो सृजनशील हो सकता है, प्रतिभाशाली है इसका मतलब वो सृजनशील हो सकता है, क्योंकि सृजनशील होने के लिए बुद्धि लब्धि कितनी चाहिए, 110 या उससे अधिक चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत कथन है। इसके बाद में चौथा कथन देखिए, सृजनशील वही हो सकता है जो प्रतिभाशाली भी हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सृजनशील वो भी हो सकता है जो तीव्र बुद्धि का है, जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 होती है, वो भी हो सकता है। और प्रखर बुद्धि का है जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से लेकर के 139 होती है, वो भी क्या हो सकते हैं, सृजनशील हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि सृजनशील वही हो सकता है जो प्रतिभाशाली है, इसका मतलब ये बात भी गलत है। तो दोस्तों सही हमारे पास विकल्प क्या बचा, बी विकल्प बचा, सभी प्रतिभाशाली सृजनशील हो सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है पर हो सकते हैं। किस शर्त के आधार पर, बुद्धि लब्धि की शर्त के आधार पर, क्योंकि बुद्धि लब्धि की शर्त उसकी 110 प्लस की है, जबकि इनमें कितनी होती है, 140 प्लस होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद का संबंध है, प्रकृति पोषण विवाद का संबंध है। तो दोस्तों इसके लिए विकल्प है पर्यावरण और वातावरण से, आनुवंशिकी और वातावरण से, प्रकृति और भोजन से, वंशक्रम और समाज से। तो यहाँ पर प्रकृति पोषण विवाद,
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि प्रकृति का मतलब प्रकृति दिया हुआ पोषण भोजन से होता है, इसका मतलब ये प्रकृति और भोजन के बीच का विवाद है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है इसको हम समझें। प्रकृति पोषण विवाद क्या है? हमारे एक बालक के जन्म से लेकर के उसके विकास की परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें क्या होती है? एक तो उसका वंशक्रम होता है जिससे उसका जीवन शुरू होता है, और दूसरा उसका वातावरण होता है जिसको उसको पोषण की प्राप्ति मिलती है या पोषण प्राप्त करता है, जिसकी वजह से उसका जीवन बना रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है? वंशक्रम और वातावरण दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है? कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, या दोनों बराबर महत्वपूर्ण है? इसको लेकर के विद्वानों में एक बहस छिड़ गई। कुछ विद्वान कहने लगे कि वंशक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कहने लगे पोषण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सच में वुडवर्थ नामक विद्वान ने एक विचार दिया कि न तो वंशक्रम अधिक महत्वपूर्ण है और न ही वातावरण, बल्कि दोनों जो होते हैं इनमें विकास के लिए क्या है? बराबर जरूरी है, और इसलिए इन्होंने वंशक्रम और वातावरण के गुणनफल के रूप में विकास को बताया। इन्होंने बताया वंशक्रम और वातावरण जो होता है ना, इसके गुणनफल के रूप में विकास होता है। ये विचार वुडवर्थ के द्वारा दिए गए। तो ये जो विचार हैं, इन विचारों से पहले की जो परिस्थितियां अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये मानने की, किसी के अनुसार प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसी के अनुसार वंशक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो इसका मतलब वंशक्रम और वातावरण के बीच में जो विवाद है उसको प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। तो यहाँ पर आनुवांशिकी और वातावरण, वंशक्रम का मतलब आनुवांशिकी और वातावरण, इनके बीच में जो है जो विवाद है उसको हम बोलते हैं प्रकृति पोषण विवाद। और विवाद क्या आप समझ गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति यानी कि वंशक्रम जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वातावरण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अपने को ध्यान रखना, वुडवर्थ के अनुसार दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका परीक्षा में, सीधा सीधा ऐसा भी आ सकता है विकास इज इक्वल टू होता है, तो ध्यान रहे हमेशा वंशक्रम इंटू वातावरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केप फोल्डिंग से अभिप्राय है। स्केप फोल्डिंग, देखो स्केप फोल्डिंग का जो मतलब होता है, वैसे तो सहारा पहाड़ या फिर मचान से लगाते हैं, मचान से लगाते हैं। लेकिन सच में सहारा पहाड़ या मचान जो है वो क्या है, इसका अभिप्राय में पता हो। किसी कार्य के लिए कुछ समय के लिए मदद कर देना। पहाड़ का मतलब अस्थायी रूप से कोई ऊंचा स्थान बना करके मदद करना। मचान का मतलब भी कोई अस्थायी ऊंचा स्थान बना करके एक किसी कार्य में सहयोग प्राप्त करना हो सकता है। यहाँ पर इसके फोल्डिंग शब्द का उपयोग जो किया गया ये वाइगोस्टकी के द्वारा किया गया, और वाइगोस्टकी ने ये जो शब्द काम में लिया है उसमें इन्होंने बताया है कि एक बालक जब सीख रहा होता है तो सीखने के दौरान यदि उसको मदद मिल जाए तो और ज़्यादा बेहतर सीखता है। ये इस तरह का विचार यहाँ पर दिया गया। लेकिन कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर के इनमें से ऐसे विकल्प को चुन बैठते हैं जो कि इसमें सच में सही नहीं होता। जैसे सीखने के लिए शुरुआत हेतु मदद करना, तो हमारे मस्तिष्क में आ सकता है कि भाई बालक सीख रहा, सीखने के लिए मदद करना, तो शुरुआत में मदद करना, ये इसके फोल्डिंग नहीं होता। शुरुआत में मदद करना जो होता है वो तो ZPD होता है। तो यहाँ पर ये पहला गलत हो जाएगा, शुरुआत में मदद नहीं बल्कि सीखने के दौरान मदद होती है। दूसरा, सीखते समय असहयोग की स्थिति, असहयोग की स्थिति, असहयोग की स्थिति का मतलब मदद नहीं करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके फोल्डिंग मदद को लेकर, सपोर्ट को लेकर के काम करता है। सीखने के दौरान मदद जो निष्पादन बढ़ाए, बिल्कुल जब एक बालक सीख रहा होता है और सीखने के दौरान यदि उस बालक को मदद दी जाए, हेल्प की जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस बालक के सीखने की मात्रा बढ़ जाती है, अधिगम निष्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सीखने के दौरान मदद जो निष्पादन को बढ़ाए उसको बोला जाता है स्केप फोल्डिंग। सीखने के दौरान और मदद अगर किसी बालक, जैसे मान लीजिए बालक जो है वो एक दिन में 5 शब्द याद करता है अपने स्तर पर, अगर उसको घर वाले, टीचर्स या कोई भी लोग मदद करते हैं सीखने के दौरान, तो हो सकता है 5 की जगह 7 शब्द सीख ले, 5 की जगह 8 शब्द सीख ले। इसका मतलब जो 5 वो खुद अपने स्तर पे सीख रहा था उसमें प्रगति हो गई, निष्पादन की मात्रा बढ़ गई, उसके लिए ये काम करता है। तो ये एक तरह से सपोर्ट होता है,
एक तरह से क्या होता है, समर्थन होता, सपोर्ट होता बालक के कार्यों में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने के दौरान मदद जो निष्पादन को बढ़ाती है। सीखने में सहारा जो अस्थायी हो, सीखने में सहारा जो अस्थायी हो, सीखने में सहारा जो अस्थायी हो ये हो सकता है, लेकिन ये इसमें ये तय नहीं कर रहा है कि प्रारंभ में हो कि अंत में हो, जबकि यहाँ पर स्केप फोल्डिंग का मतलब सीखने के दौरान होने वाला सपोर्ट जो होता है वही स्केप फोल्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट है, खेलना मनोरंजन हास्य विनोद थॉमसन के अनुसार है। खेलना मनोरंजन हास्य विनोद थॉमसन के अनुसार, ये क्या है थॉमसन के अनुसार, सामाजिक प्रेरणा है, अर्जित प्रेरणा है, स्वाभाविक प्रेरणा है या कृत्रिम प्रेरणा है। तो देखो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, खेलना मनोरंजन हास्य विनोद ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्या हैं, क्रियाएं हैं। और हमें ये पता रहे कि थॉमसन नामक जो विद्वान है इन्होंने क्रियाओं को क्या कहा है, क्रियाओं को स्वभाव पर आधारित कहा है। और स्वभाव पर आधारित जो क्रियाएं होती है उन्हीं के आधार पर इनको जब प्रेरकों के रूप में हम देखेंगे तो कौन से प्रेरक हो जाएंगे, स्वाभाविक प्रेरक हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, स्वाभाविक प्रेरक होगा। लेकिन यहाँ लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, वो समझ बैठते हैं कि ये सब मनोरंजन खेलना हास्य विनोद ये तो समाज में होता है, इसका मतलब सामाजिक प्रेरणा हो सकती है, हैं अर्जित वाता व्यवहार होता है, लोगों के साथ में हम बातचीत करते हुए अर्जित करते हुए इनको सीखते हैं खेलने मनोरंजन को, तो ये हो सकता है। तो लोग क्या है कि सामाजिक प्रेरणा है अर्जित प्रेरणा है इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूज नहीं होना है, ये कभी इनका आंसर नहीं होगा। बात स्वाभाविक प्रेरक की यदि आती है तो थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक किसको माना दोस्तों, क्रिया रूपों को माना। जैसे सोने के लिए हम नींद को जो है प्रेरक मानते हैं जैविक, लेकिन उसका क्रिया रूप क्या है, सोना। भूख को मानते हैं जैविक प्रेरक, उसका क्रिया रूप है खाना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर खेलना मनोरंजन हास्य विनोद खाना पीना सोना ये हमेशा स्वाभाविक प्रेरकों में होंगे, तो गड़बड़ नहीं करना। ये ऐसे सामाजिक प्रेरक की तरह अपने को लगते हैं पर ये सामाजिक प्रेरक नहीं है, थॉमसन के अनुसार क्या है, स्वाभाविक प्रेरक हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय है। शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय है व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। तो देखो हमें कई बार लगता है शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय, तो हम सोचते हैं शिक्षा से व्यवहार बदलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है व्यवहार परिवर्तन की क्रिया जो होती है उसको तो हम अधिगम कहते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये नहीं हो सकता, जबकि काफ़ी लोगों के माइंड में ये आएगा कि व्यवहार परिवर्तन की क्रिया इसका मतलब ये शिक्षा है। दूसरा, व्यवहार अंतरण की क्रिया। व्यवहार अंतरण का मतलब होता है कोई भी व्यवहार व्यक्ति एक जगह पर सीखे उसको दूसरी जगह पर काम मिले, वो व्यवहार का अंतरण होता है। तो व्यवहार अंतरण की क्रिया भी ये नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है सीखने सिखाने की क्रिया। जनरली हम पढ़ते हैं शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में प्रत्यय लगने से बना, जिसका मतलब सीखने सिखाने की क्रिया होती है। तो ये तो इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ हुआ ना, ये पूछ क्या रहा है, वास्तविक अभिप्राय पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब वास्तविक अभिप्राय क्या है इसका दोस्तों, वास्तविक अभिप्राय है शिक्षा शब्द का आगमन जो हुआ वो वैदिक काल में हुआ। और वैदिक काल के अंदर क्या होता था, वैदिक काल के अंदर जो गुरुकुल होते थे उनमें बालक को पढ़ाते थे, और गुरुकुल के अंदर जो है जो गुरु होता था वो बालकों को सिखाने का प्रयास करता था। और जो गुरु होता था जो बालकों को सिखाने का प्रयास करता था, गुरु जो होता था जो बालकों को सिखाने का प्रयास करता था, ये गुरु अपने आप में क्या करता था, ये गुरु अपने आप के अंदर जो है बालकों के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था, केवल अपने मन से बालकों के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता था और ज्ञान रूपी प्रकाश देता था, जिसकी वजह से बालकों में जो अज्ञानता का व्यवहार था वो स्वच्छ होकर के ज्ञान के प्रकाश का व्यवहार बन जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बालक होता था उसके अज्ञान रूपी अंधकार के व्यवहार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देकर के उसके व्यवहार को परिमार्जित करते थे। परिमार्जन का मतलब माजना, अच्छा बनाना, स्वच्छ बनाना और प्रगतिशील व्यवहार को बनाना। तो यहाँ पर जो है व्यवहार को परिमार्जित करने की क्रिया, इस रूप में हम शिक्षा को जानेंगे। तो इसमें भी कई बार लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि सीखना सिखाने की क्रिया है, व्यवहार अंतरण की क्रिया है या परिवर्तन की क्रिया, तो ऐसा नहीं होगा, ये परिमार्जन की क्रिया है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम व्यवहार को परिमार्जित करते हैं। नेक्स्ट है निर्मितिवादी विचारधारा से अभिप्राय है। निर्मितिवादी विचारधारा, देखो निर्मितिवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों में ब्रूनर है।
ब्रूनर ने निर्मितिवादी विचारधारा जो है उसके बारे में विचार दिया है। वाइगोस्की है, उन्होंने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है इस तरह का विचार। इसी तरह से जो इस तरह का विचार देने का श्रेय जाता है किसको? इसी तरह का विचार देने का श्रेय जाता है जे.एस. चोल को, जे.एस. चोल। और जैसा कि आपको विदित होगा कि क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है स्किनर का, वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, उसको भी हम निर्मितिवादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो वहाँ पर भी इस विचार पर जोर दिया गया। अब निर्मितिवादी है क्या? यहाँ पर निर्मितिवादी के अभिप्राय को पूछा गया। तो बालक का निर्माण स्वतः होता है, बालक का निर्माण अपने आप होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर बालक को खुद को अपना निर्माण करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ बालक को खुद को अपना निर्माण करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ सामाजिक सपोर्ट से बालक का निर्माण होता है, स्वतः नहीं होता। स्वतः होना इसका मतलब कोई भी किसी प्रकार का दूसरा सपोर्ट नहीं मिलना, जबकि यहाँ तो कई तरह के सपोर्ट मिलते हैं। बालक अपना निर्माता खुद नहीं हो सकता, ये भी गलत बात है। बालक अपने निर्माता खुद नहीं हो सकता तो निर्मितिवाद की विचारधारा होगी नहीं। निर्मितिवाद की विचारधारा में तो बालक का कहीं न कहीं रोल है अपने निर्माण में। नेक्स्ट है बालक का निर्माण शिक्षक के हाथ में। तो देखो यहाँ पर हम एक बात करते हैं सामान्य रूप से, जब वॉटसन की, तो वॉटसन ने कहा था मुझे 1 दर्जन बालक दो, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, उनको शिक्षक बना दूं, चोर डाकू कुछ भी बना दूं। वॉटसन की बात तो ठीक थी अपनी जगह, उसके अनुसार तो लाइन सही हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये विचारधारा समाप्त हो गई है। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि कोई किसी को नहीं बना सकता, व्यक्ति दूसरे को मार्गदर्शन दे सकता है। बनना जिसको होता है वो अपने स्तर पर बनता है, वही बनता जो बनना चाहता है। समाज के अंदर 2 तरह के व्यवहार होते हैं, मान्य और अमान्य। जो व्यक्ति मान्य व्यवहार को ग्रहण करेगा वो अच्छा व्यक्ति बनेगा, वांछनीय व्यवहार का व्यक्ति बनेगा। जो अमान्य को ग्रहण करेगा वो बुरे व्यवहार का बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर बात ये हुई कि बालक का निर्माण शिक्षक के हाथ में नहीं है, बल्कि बालक का निर्माण किसके हाथ में? खुद के हाथ में है। तो बालक अपना निर्माण खुद करता है या अपना निर्माता खुद होता है, यही विचार इसमें सबसे सही है और इसी को बोला जाता है निर्मितिवाद। एक बालक अपना निर्माता खुद होता है। जे.एस. चोल ने कहा है कि सामाजिक वातावरण में बहुत सारे जो व्यवहार होते हैं उनमें से जो व्यवहार बालक को पसंद आता है उसको ग्रहण करता है और उसी के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। और जब एक बालक अच्छे व्यवहारों को ग्रहण करता है और बुरे व्यवहारों को छोड़ता जाता है, वो उसका अपना निर्माण खुद कर रहा, वही निर्मितिवाद है। इसी तरह से भारती भावेजा ने कहा कि शिक्षक कक्षा में स्वयंभू नहीं होता, वह केवल मार्गदर्शक होता है। उस मार्गदर्शन को बालक किस लेवल तक प्राप्त कर सकता है यह उस बालक पर निर्भर होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर बालक अपना निर्माता खुद होता है। नेक्स्ट है, एक बालक होशियार है। एक बालक होशियार है लेकिन कार्यों में बहुत जल्दबाजी करता है। होशियार है लेकिन कार्यों में क्या करता है? बहुत जल्दबाजी करता है। उसमें है ADHD, सेसव स्वलीनता, एनिमिज्म, बुलिमिया। क्या है उसके अंदर? एक बालक होशियार है लेकिन कार्यों में बहुत जल्दीबाजी करता है, उसमें इनमें से क्या है? तो दोस्तों देखो क्या होता है, ADHD का मतलब होता है एक व्यक्ति में अटेंशन इस प्रकार से नहीं बन पाता जैसे सामान्य रूप से बनना चाहिए, बल्कि वह व्यक्ति हाइपर जल्दी होता कार्यों को लेकर के, यानी जल्दबाजी करता कार्यों में, जो होना चाहिए वैसे नहीं करता। तो ये एक प्रकार से ADHD एक ऐसा विकार है जो अवधान विकार कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अवधान विकार। और अवधान विकार का मतलब होता है बालक जो होता है वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता, चाहे वो इंटेलिजेंट है तो भी ध्यान नहीं देता और जल्दबाजी में काम करता है, वो अवधान विकार होता है ADHD। सेसव स्वलीनता, सेसव स्वलीनता का मतलब होता है बालक अपने आप में जीता है, स्वपरायणता जिसको हम बोल सकते हैं। ऐसा बालक जो होता है वो संप्रेषण का धनी नहीं होता, सामाजिक व्यवहार का धनी नहीं होता, रूढ़िबद्ध व्यवहार करता है। इसका मतलब सेसव स्वलीनता का जल्दबाजी से कोई लेना देना नहीं है। एनिमिज्म, एनिमिज्म जो है ये जीन पियाजे का शब्द है, जीववाद। उसमें कहा गया है कि कोई भी बालक प्रत्येक वस्तु को सजीव समझता है, इसका मतलब एनिमिज्म भी नहीं हो सकता। बुलिमिया, बुलिमिया भोजन विकार है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता मेरा पेट भर गया कि नहीं भरा, वो अनाप शनाप खाते रहते हैं, दूसरे जब तक नहीं रोकेंगे तब तक नहीं रुकते हैं। तो ऐसे बच्चे कई बार बीमार भी हो जाते हैं, परेशान भी होते हैं, तो बुलिमिया भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा हमारे पास में? ADHD। ADHD उस बच्चे की प्रॉब्लम है, यानी उस बच्चे के अंदर ADHD नामक मानसिक विकार है, अवधान विकार एक प्रकार का, जिससे उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ADHD। और दोस्तों इसके बाद में है आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न।
अंतिम प्रश्न है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन क्या बतलाता है? सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, ये कथन क्या बतलाता है? आदत होना जरूरी है सीखने के लिए, आदत होना जरूरी है सीखने के लिए। यानी आप किसी भी चीज को सीख रहे हो तो इसका मतलब उसके लिए आदत होना जरूरी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं है कि पहले हम किसी भी काम को जब सीखना शुरू करते हैं तब हमारी आदत नहीं होती है। आदत तो कब होती है? जब हम धीरे धीरे काम को सीखते जाते हैं। जैसे जैसे काम को सीखते जाएंगे वो हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाएगा, तो वो स्थायी हो जाना आदत होता है। इसका मतलब पहला विकल्प इसमें ठीक नहीं है, पहला विकल्प इसमें क्या नहीं है, सही नहीं है। दूसरा है, सीखना तभी संभव है जब आदत बन रही है। सीखना तभी संभव है जब आदत बन रही है, ऐसा भी नहीं है। आदत बनने के बाद में सीखना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदत नहीं बन रही तो आप सीख ही नहीं पाओगे। सीखना कठिन हो सकता है पर आदमी सीखेगा तो सही, ठीक है। तो इसका मतलब सीखना तभी संभव है जब आदत बन रही है, तो 100% ऐसा नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है, आदत सीखने में मदद करती है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। आदत जो होती है वो सीखने में मदद करती है, क्योंकि आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है। आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है, और ये जो दूसरा स्वभाव है, ये जो दूसरा स्वभाव वो सामान्य स्वभाव से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा है, आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसका मतलब उसमें पावर्स ज़्यादा होते हैं, पावर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब सीखने के अंदर वो मदद करती है। कम मेहनत में कम समय में व्यक्ति ज़्यादा सीख पाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आदत स्वभाव में होनी चाहिए, आदत स्वभाव में होनी चाहिए, बिल्कुल अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन यहाँ सीखने से इसको बिल्कुल रिलेट नहीं किया गया, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया, जबकि आदत सीखने में मदद करती, एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आपको फिर मैं बता देता हूँ कि विशेष रूप से कम्युनिटी के माध्यम से जो प्रश्न मैं शेयर करता हूँ, उन्हीं प्रश्नों में से अभी फ़िलहाल मैं उन प्रश्नों को छांट करके आपको बता रहा हूँ, और लगभग अभी 50 प्रश्नों तक वहीं से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें ज़्यादातर वो प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 70% से कम है। इसका मतलब 30% एक बड़ी संख्या में लोग उसके आंसर से भ्रमित है। इसलिए सबसे पहले इनसे जुड़े हुए लगभग 50 प्रश्न हम करेंगे। अभी तक हम 20 प्रश्न कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस में फिर मैं आपको 30 प्रश्न वहीं से कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद में 50 और अलग से प्रश्न विभिन्न पुस्तकों में से, विभिन्न बच्चों के माध्यम से मेरे पास आते रहते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं। वो प्रश्न मैं निकाल रहा हूँ, उनको एक एक करके तैयार कर रहा हूँ, और बहुत जल्द निश्चित रूप से सभी जो मैंने आपको बताए थे 100 प्रश्न आप तक पहुँचेंगे। और दोस्तों नियमित रूप से आप बोलते हैं आपके कमेंट्स में कि नियमित रूप से रहे, तो ऐसा कई बार संभव नहीं होता है समय अभाव में, लेकिन मैंने आप लोगों से बोला कि इस परीक्षा से पहले हर हाल में ये 100 प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले 10 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आप सब इसको खुद ध्यान से पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन प्रश्नों को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जिन साथियों को भी आपके इन प्रश्नों से लाभ मिले, और सुनिश्चित रूप से वो भी ऐसे प्रश्नों के अंदर जो कन्फ्यूजन उनका है उसको दूर कर पाएँ। इससे न सिर्फ आपका भला होगा बल्कि अपने मित्र का भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जब इस तरह से एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहेंगे तो उनके पास भी कोई अच्छी बात होगी तो आपको वो शेयर करेंगे और आपको मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से आप मेरी भावना, मेरे विचार को समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले 10 प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।